नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माइकॉन में। मैं हूं आपके साथ है सुनील चौहान। आज हम बात करेंगे महिलाबाद की उस विवादित जमीन की जिसने इतिहास, आस्था और पहचान को लेकर एक नई बहस छोड़ दी है। एक पक्ष का दावा है कि यह स्थल पासी राजवंश, खासकर महाराजा कंसा पासी के किले और प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा पक्ष से सूफी दरगाह और कब्रिस्तान बता रहा है। बढ़ते विवाद के बीच में प्रशासन ने जमीन को सील कर दिया, लेकिन सवाल यह कि क्या जमीन सील होने से विवाद खत्म हो जाएगा? क्या इतिहास की सच्चाई भी सील की जा सकती है? आखिर इस जमीन की वास्तविक पहचान क्या है और क्या इसका फैसला भावनाओं से होगा या ऐतिहासिक और पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर? इन्हीं अहम सवालों पर आज हम अपने सभी मेहमानों के हमारे सहयोगी चर्चा करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह, सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज का माइकॉन शो। जी हां, एक ऐसा शो जिसमें हम विश्लेषण करते हैं समसामयिक मुद्दों का, जिसमें हम विश्लेषण करते हैं बड़ी खबरों का और जिसमें हम बात करते हैं जानकारों से, विद्वानों से, विश्लेषकों से और एक्सपर्ट से। तो आज भी हम जिनसे बात करेंगे, सबसे पहले आप उनका परिचय कराएंगे, लेकिन परिचय से पहले हम आपको बता दें कि मामला क्या है। तो मामला है महाराजा कंसा पासी के किले के विवाद का। एक तरफ जहां लाखन आर्मी नामक पासी समाज का एक संगठन यह दावा करता है कि महाराजा कंसा पासी, जो कि महाराजा बिजली पासी और महाराजा लाखन पासी, जिनके लखनऊ बसाया, बिजली पासी जिन्होंने बिजली पासी का किला बनाया बिजनौर में, उन्हीं की श्रेणी में कंसा पासी एक राजा थे, वीर राजा थे। उन वीर राजा के दो पुत्र भी हुए, एक का नाम था मलहिया पासी, एक का नाम था सलहिया पासी। और दावा यह किया जाता है कि मलहिया पासी ने मलिहाबाद बसाया, सलहिया पासी ने संडीला बसाया, लाखन पासी ने जैसे लखनऊ बसाया और बिजली पासी का साम्राज्य बिजनौर क्षेत्र का किले से चलता था। अब इतिहास में इन सब चीजों की अगर हम बात करें तो अवध के गजेटियर में कहीं ना कहीं इनका जिक्र है। मलहिया पासी का भी जिक्र है, सलहिया पासी का भी जिक्र है, कंसा पासी का भी जिक्र है, बिजली पासी का भी जिक्र है और लाखन पासी का भी जिक्र है। लेकिन मसला है उस स्थान पर जहां पर कंसा पासी का किला होने का दावा किया जाता है, वहां पर एक दरगाह भी है और यह भी बताया जाता है कि वो पुरानी है। उस दरगाह पर पुराने कुछ निशान भी मिलते हैं। और दूसरी तरफ लाखन आर्मी नामक एक पासी संगठन का दावा है कि नाग और कलश जैसे चिन्ह उस किले में मिलते हैं, जो कि कंसा पासी का किला है। अब विवाद बहुत जोरों पर है और मामला सिर्फ जाति विशेष, धर्म विशेष का नहीं है। मामला अदालत तक पहुंचता है और फिलहाल प्रशासन ने उस जगह को सील कर दिया है, बैन कर दिया है कि वहां पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब हम परिचय कराएं अपने मेहमानों का और फिर हम मुद्दे पर जाएंगे कि क्या सील करने से विवाद सुलझ जाएगा, क्या सील करने से इतिहास मिट जाएगा, क्या सील करने से सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दिया जाएगा। हमारे पैनलिस्ट में सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे सीनियर अशोक राजपूत जी हैं। गहरे मामलों पर बड़ा विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों और विरासती मुद्दों दोनों पर अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शमसी आजाद जी। शमसी आजाद एक मुखर प्रवक्ता इस रूप में माने जाते हैं कि वो उन मुद्दों पर तो बोलते ही हैं जो राजनीतिक होते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर भी बात करते हैं जो कि सामाजिक होते हैं। हमारे वरिष्ठ, हम सब में वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक विजय शंकर पंकज, जिनको हमने आज, क्योंकि वो जानकार है विरासत के, जानकार है इतिहास के, जानकार है पुरानी चीजों के, तो इतिहासविद के रूप में उन्हें वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमने यहाँ अपने साथ आमंत्रित किया है। और हमारे अंतिम साथी जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये है राम हृदय राम जी। ये अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के सदस्य के रूप में काम किया इन्होंने। दलित मसलों पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और दलित मसलों पर, अनुसूचित जाति जनजाति के मसलों पर कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में भी आगे रहते हैं। तो इन सब मेहमानों से हम बात कराएंगे और हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट है आशुतोष शुक्ला। तो सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे इससे कि क्या सील करना ही एक समाधान है और क्या सील करे रखने से समाधान उस स्थान का निकल आएगा? क्या वो जो लाखन आर्मी के बीच में और वो जो वहां पर इबादत करने के लिए जाने वालों के बीच में जो विवाद की स्थिति बनी है, क्या प्रशासन के पास उसका कोई हल नहीं है? और इसी में एक सवाल है कि राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों की चुप्पी इस पर सन्नाटे की हद तक क्यों है? देखिए, ये जो आपने विषय बताया और जो उल्लेख बताया, जितने ऐतिहासिक है और बहुत सारी चीज़ें लखनऊ के साथ
और लखनऊ के इर्द गिर्द का जो आपने एक वो दिया है, क्या नाम है, ज्योग्राफी बताई है और उसको ऐतिहासिक तरीके से आपने जोड़ा है, बहुत शानदार है। और है ऐसा ही लखनऊ, लेकिन लखनऊ को जो आज जैसे हम लखनऊ कहते हैं, लक्ष्मण जी की धरती कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द के सब लोग हैं। ये पासी सब कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है और दलितों में महत्वपूर्ण है। और वह है जिसको कि यहाँ के उसमें वीरता के रूप में भी जाना जाता है और उसको माना जाता है कि उसका जो अभी उसके बाद जो आज़ादी के बाद की जो स्थिति है वो राजनीतिक महत्व भी है। यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन सब पर जो आपने खुलासे में किया है उसके बाद से तो महत्वपूर्ण है ही है। और जो उल्लेख हो जाता है कि ये इतना सब कुछ किले इनके हैं, उनकी सत्ता उनकी है, उनके बहुत सारी चीज़ें, तो नेचुरली अब जब कुछ लोग उस पर वहाँ पूजा करने जाएंगे, कुछ निशान मिलेंगे, कुछ चीजें होंगी, तो वो अब बड़े आयाम में चीजें चली गई हैं। सील करना तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जब ज्यादा विवाद हो जाता है, बड़े बड़े विषयों में ये सारी चीजें सील होती रही हैं और सील होती रहेंगी। लेकिन उसके बाद कभी कोई एक विषय जाता है, कोर्ट वगैरह में जाएगा, कुछ चीजें होंगी, तब कुछ आमने सामने चीजें जाएंगी। और इसके पीछे राजनीतिक दल तो क्यों बताया मैंने कि संवेदनशील है। यहाँ से कई लोग इसी से कम्युनिटी के हिसाब से ही केंद्र में मंत्री बन गए हैं, यहाँ भी मंत्री रहे हैं और डोमिनेट करते हैं, चाहे वो बसपा की राजनीति के लिए रहे हो और चाहे वो बीजेपी की राजनीति के लिए रहे हो, चाहे किसी अन्य के लिए रहे हो। सही जवाब है, लेकिन पूरा जवाब दोबारा के राउंड में आएगा। शमसी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लाखन आर्मी के लोग समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उस क्षेत्र से, उनका नाम है आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी खुद उसी पासी समाज से आते हैं। उसी समाज के लोग जब उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपना एक उनको ज्ञापन दिया और उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से कंसा पासी शब्द ही नहीं बोला। और मामला इस हद तक बिगड़ा कि अचानक वो लोग वहां से उठे और उन्होंने कहा इनसे बात क्या करनी, जब ये महाराजा कंसा पासी का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, बाकी चीज तो छोड़ दो। तो सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो कि ईरान पर, पाकिस्तान पर, तुरान पर, अफगानिस्तान पर, इजराइल पर, सब पर बोलने में आगे रहती है, छोटे से लेकर बड़े मसले तक आगे रहती है, उसमें इतना सन्नाटा क्यों है? नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी सीनियर लोगों को। देखिए, समाजवादी पार्टी तो आपको पता है कि भी किस समाज की राजनीति करती है, किस तरीके की राजनीति करती है, और उसको पता है कि आने वाला 27 का चुनाव और जिस क्षेत्र की बात हो रही है वहाँ भी कुछ उनके नेता, कुछ उनकी पार्टी के, कुछ उनके वोटर जो हैं वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे समय में एक समाजवादी पार्टी बहुत फूक फूक का कदम रख रही, क्योंकि अभी उनको ब्राह्मणवाद का जिस तरीके से उनके नेता ने आरोप लगाया, ब्राह्मणों पर जिस तरीके से ब्राह्मण शब्द को एक वैश्या से मिलाने का काम किया, तो आपने देखा कि उसमें पूरे देश में जो है एक उबाल देखने को मिला, एक गुस्सा देखने को मिला, जिसमें यह हुआ कि अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ता को कम से कम ये कहा, जो राठी साहब है, राजकुमार भाटी जी हैं, उनको जो मना किया कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करें। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं कि समाजवादी पार्टी जो है जातिगत राजनीति कहती तो है, भाजपा के पर आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जाति की राजनीति करने की बात आए तो उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे देखने को मिलेगी। अब आ जाती है बात मुद्दे की कि कंसा पासी की बात और वहां पर जो मस्जिद की बात हो रही वहां पर, तो कोर्ट ने बहुत सही काम किया, प्रशासन ने बहुत सही काम किया कि इस समय आने वाला चुनाव अगर जरा सा भी इसमें कोर्ट ने या प्रशासन ने ढील दिया होता तो एक दंगा जो है वो वहां पर होने की संभावना थी। वहां पर आपने देखा कि इसके पहले जो जुम्मे की नमाज थी तो उसमें ये हुआ कि दूसरे पक्ष के लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर नजरबंद किया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया और उनकी नमाज जो है मुकम्मल कराई गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि विवाद बढ़ता गया और वहां पर जो है लोकल राजनीति होने लगी। उसको हर राजनीति में ये होता है कि मुद्दा बनाने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो यही चाहती है कि जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का सबसे गुड वर्क ये रहा है कि प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगा, अमन चैन रहा, जातिगत दंगे, धार्मिक दंगे नहीं हुए, तो वो ये चाहती है कि 27 के पहले एक दंगा कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाए जिसपे समाजवादी पार्टी वोट मांगने के लिए अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाए, उनको बताए कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसने किस तरीके से दंगा किया। लेकिन यहाँ पर योगी जी की सरकार ने, प्रशासन ने बहुत सूझबूझ का काम किया और वहां पर यथास्थिति बनाए रखी और उन्होंने उस स्थान को जिस पर विवाद है उसको पूरी तरीके से बैंड कर दिया, उसको सील किया। और उसके बाद मुमकिन है कि 10 तारीख आने वाली पड़ी, उसमें जो हो सकता है कि सर्वे कराने की बात की जाए और सर्वे कराने के बाद जो है वो बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी कि कंसा पासी के लिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वहां पर अवशेष मिले हैं पूरी तरीके से,
तो अब अगर उनकी उनकी वो है वहां पर कंसा पासी का किला वो रहा है तो वो हिंदुओं को दे दिया जाएगा। और वहां पर पासी समाज जो राजनीति कर, अब इसमें भी एक बड़ी लंबी एक बहस हो जाएगी कि वहां पर किस तरीके से चाहे आर.के. चौधरी हैं, चाहे वहां के लोकल नेता जो हैं इसको पुशअप करने का काम करें। और यही चाहते हैं कि जो वहां पर अमन चैन बना हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा गुड वर्क है, उसको किसी भी तरीके से फलाप किया जाए और देश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके का दंगा कराया जाए कि पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी दंगा, योगी जी कहते हैं यूपी में सब चंगा है, यहाँ कर्फ्यू है ना दंगा है। तो क्या ये कोशिशें या इस प्रकार की चीजें जो सामने आ रही हैं, इसके पीछे आप कोई राजनीतिक साजिश देख रहे हैं, या वास्तव में कुछ लोगों का अपने पुरखों के प्रति, पूर्वजों के प्रति आस्था इतना जागृत हो गया है, इतनी ज्यादा उनके अंदर अपनी विरासत के प्रति इतनी ज्यादा शक्ति उत्पन्न हो गई है, उसका परिणाम है, या इसमें राजनीति देखते हैं? सर राजनीति तो है ही, इसमें कहने के लिए कोई संकोच की बात नहीं है, पूरा प्रकरण ही राजनीति का है। लेकिन एक बहुत बड़ा, जब इतिहास के पन्नों में हम जाएंगे और सैकड़ों वर्षों का इतिहास है कि पासी समाज का बहराइच से लेकर के रायबरेली तक एक बड़ा छत्रप रहा है, राज्य रहा है और बरसों तक रहा है। और अंग्रेजी पीरियड में हमें लगता है कि उसके में ये रहा है, लेकिन जब कमजोर हुआ है तो देखिए अंग्रेजी शासन के 100-200 के शासन में आप देखेंगे कि बहुत भारतीय या सनातन धर्म के स्टैचू नहीं तोड़े गए, नहीं हुए। यह ज़्यादातर कार्य मुगल काल में हुआ और उसमें जहाँ जहाँ छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, तो जहाँ जहाँ राजा जो कमजोर हुआ, जिसका शासन हुआ, तो मुगल शासकों ने या मुगल जो भी उनके हिकमतदार थे, उन्होंने जगह जगह अपनी सांस्कृतिक, क्योंकि शासन का एक बहुत, सत्ता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो दूसरे क्षेत्र से आता है, बाहर से आता है और कहीं कब्जा करता है, तो सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक मतलब हमला होता है। और यह जो कहे कि किले के अंदर और दरगाह बनाना, तो दरगाह कहीं बनाई जा सकती है या उसको मस्जिद में बदल दो। दरगाह तो सामान्य प्रक्रिया में है, मस्जिद को तो ये भी कहा है, तो दरगाह बना दे, किसकी दरगाह है, नहीं दरगाह है, वो है आदमी नहीं है, किसकी मजार है, तो यह तो साबित है कि वहां पर दरगाह बनाई गई। सर ये आस्था और श्रद्धा का मामला है या फिर ये राजनीतिक पृथकीकरण के तहत, समीकरण सेट करने के तहत हो रहा है? नहीं, दो चीज है इसमें। जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो ऐसी चीजें होती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो कभी नहीं होता, कांग्रेस की सरकार होती नहीं होता। जब भाजपा की सरकार है तो एक ही जगह नहीं, कई जगह ये चीजें, इस तरह की चीजें हो रही। संभल का आप इतिहास देख ही रहे हैं, क्या से क्या हुआ। यहाँ भी लोगों की, जो पासी समाज के कुछ लोग जागरूक है तो सोच रहे हैं कि जब संभल में हो सकता तो हमारे यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब वहां से प्रेरणा मिलती है। बट जब राम जन्मभूमि बन सकती है, राम जन्म मंदिर बन सकता है, तो हर समाज दिखेगा कि हमारे पूर्वज ऐसे महान थे, तो अपने पूर्वजों की महानता को कौन नहीं देखना चाहेगा। ठीक बात है, सर ने वहां तक पहुंचाया आशुतोष, जहां तक हम जाना चाहते थे। और अब सवाल हमारा है भाई से, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इसको किस चश्मे से देखते हैं? ये आस्था और इतिहास का टकराव है जो पुरानी विरासत को सहेजने के लिए कोशिश हो रही है, या फिर ये राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आस्था और इतिहास का सवाल है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी चीज को भी जितना दबाएंगे, वो गेंद को ले लीजिए, गेंद अगर जितना तेजी से नीचे आप उसको उछालेंगे उतने तेजी से ऊपर जाता है। तो जो हमारा इतिहास सदियों से जो चला आया, मुगलों ने जो हमारे इतिहास को दबाया और जो हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की, आज जो है कि अब वो चीजें धीरे धीरे उभर करके सामने आ रही है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि सत्य और सूर्य और चांद ज्यादा देर तक छिपाए नहीं जा सकते, एक दिन उसको सामने आना ही आना है। तो मैं लाखन आर्मी के जो नेता हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, सूरज पासी, क्योंकि उसने कम से कम वहां जा करके वहां के इतिहास को दिखाने का काम किया। और आपके मीडिया बंधुओं को, चैनल को और प्रिंट मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश के बड़े चैनलों ने इस चीज को दिखाया भी, ताकि जब आप इतिहास अपना जानेंगे तो उसमें लखनऊ में लखना पासी से लेकर के कंसा पासी से लेकर महाराजा बिजली पासी और वीरांगना उधा देवी पासी का अपना एक इतिहास है। महारानी वीरांगना उधा देवी पासी ने यहाँ 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। तो यहाँ अपना इतिहास है। इस इतिहास
के क्रम में इस तरह से कंसापासी भी हुए हैं, जो बहुत बड़े जो है कि महाराजा रहे हैं, और उनके नाम पे मलिहाबाद बसाया गया। लखनापासी के नाम पे लखनऊ बसाया गया। महाराजा बिजली पासी है, तो ये शासक रहे यहाँ के, और इनका किला हुआ करता था, इनका साम्राज्य हुआ करता था। जब आताताई मुगल इस देश पे आए 1200 घुड़सवारों के साथ 712 ईस्वी में, तो हमारे यहाँ सोमनाथ मंदिर से लेकर के जितने हमारे देव स्थल थे, हमारे इतिहास थे, हमारे जो मंदिरों थे, उनको तोड़ने का काम किया, उनको लूटने का काम किया, और अपना प्रतीक और अपनी जो है कि मजार बनाने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, देश में मोदी बने, तो तब से हिंदुत्व समाज जो है, सनातन समाज जागा हुआ है और अपने इतिहासों को पहचान रहा, अपने इतिहासों पे वो आ रहा है, और इतिहास से सबक लेते हुए वर्तमान में अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है, इतिहास भी बताने का काम कर रहा है। कि जैसे बहराइच में, यानी आप लाखन आर्मी की लड़ाई को सही मानते हैं? बिल्कुल लाखन आर्मी की लड़ाई बिल्कुल सही है। अगर वो लाखन आर्मी के लोग जाकर के वहां कंसापासी के इतिहास को नहीं बताते, और वहां जाकर के अगर ये नहीं दिखाते कि यहाँ शिव मंदिर भी है, यहाँ भगवान शिव का स्थान भी है, और यहाँ जाकर के यहाँ मजार कैसे आ गई है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुगलों ने जब यहाँ आए तो जमीनों पे कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने मजार बनाए, मस्जिदें बनाए। जब इस देश से मुगल चले गए तो उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ क्यों है? सवाल इस बात का है। ठीक है, सवाल लेकर हम दोबारा जाते हैं, और सवाल लेकर हम जाते हैं वहीं पे जहां से हमने शुरुआत की इस बहस की। आशुतोष, अशोक राजपूत सर से हम पूछते हैं कि सर, जब वहां वो कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं कि नाग वंश के राजा थे कंसापासी, हमारा नाग वंश है पासी समाज का, और वो कहते हैं कि यहाँ पर आप देखिए नाग का चिन्ह है, यहाँ कमल का चिन्ह है, यहाँ भगवान शंकर जो है उनके कलश का चिन्ह है, और उन सब चीजों को उकेर कर अगर वो सामने लाते हैं, तो ऐसे में क्या ये निर्णय प्रशासन स्तर पे, शासन स्तर पे होना संभव है, या मामला फिर अदालत में जाता दिख रहा है? देखिए, बात तो यही है कि जो चीजें थी उनको छुपाया, उनको ढका जा रहा है एक मजार के माध्यम से। एक सिर्फ क्या नाम है, ये क्या नाम है, मस्जिद बना के, या उसको मजार बना के जो भी कुछ बना करके उसे एक छुपाया जा रहा था। और मतलब सीधे सीधे से हैं, चीजें उकेरने ये साक्षात हैं। और जितने ये पूर्व में जो अंग्रेजों के बाद में चीजें हुई हैं, या अंग्रेजों को रोका गया है, या अंग्रेजों के कई चीजों को डिटरेंट किया गया, जिनको बिल्कुल बाकायदा ब्रेक लगाया, तो इस कम्युनिटी ने बहुत दूर तक किया है। पहले मुस्लिम्स को किया, ये इतिहास में दर्ज है, कहीं कोई किसी के द्वारा एक चार कुछ कह देने से नहीं है, बिल्कुल है, बहुत दूर तक है। और ये सब चीजें यहाँ से तक नहीं जाती हैं, बिहार तक गई हैं, बहुत दूर तक गई हैं। लड़ाई बड़ी, बहुत बड़ी है। लेकिन अब क्योंकि चीजें, हर आदमी जाग रहा है, हमारे पंकज जी ने बताया कि संबल से कई जगह से चीजें आ रही हैं, तो अब हर आदमी चाहता है कि मेरा भी इतिहास था, मेरी चीजें जो मुझे भूल रही थी चीजें, या जिनको धुंधला रहे थे, या जिनको कई राजनीतिक कारणों से भी जिनको लोग नहीं उल्लेख कर पाते थे, अब वह सब चीजें आ रही हैं। तो क्या सर आपको लड़ाई अदालत तरफ जाती दिख रही है? देखिए, अब जाएगी जब प्रशासनिक, जब कई चीजें होती हैं। देखिए, उसका स्टेज है, पहले स्टेज पर बातचीत होती है, पहले क्लेम होता है, क्लेम में फिर कुछ चीजें उभरती हैं, फिर उभरने के बाद एक पक्ष जो है उसके ऊपर बाकायदा एग्रेसिव रहता है और वो अपने जोरदारी से दिखाता है, दूसरा पक्ष भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वो मजार के रूप में दर्ज कराता है, दूसरा कहता है कि हमें वहाँ शिव पूजा करनी है, हमें ये करनी है, वो करता है। अब क्योंकि ये सब चीजें टकराव की, सामाजिक टकराव की स्थिति होती है, और सामाजिक टकराव के पीछे भी कारण ये है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत पहले पिछले एक चुनाव में बहुत बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गई थी। तो अब उनके आर.के. चौधरी जी लंबे समय से 30-35 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष की राजनीति। लेकिन वो तो कंसापासी नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं ले पा रहे, वो क्योंकि खुद से वो अपने को अपना महत्व चाहते हैं, वो अपने ही महत्व में दूसरे लोग इतने ऐतिहासिक को कर देंगे तो फिर सारी चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। सारी चीजें हाथ से निकल जाने का डर है। चीजें हाथ से निकल कैसे जाती हैं? लेकिन उससे पहले ये सवाल हम पूछेंगे आपसे। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलते हैं और हम आपका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें क्लियर चाहिए। क्या मजार, दरगाह और मस्जिद तीनों अलग अलग है? और अलग अलग है तो इसको हम कैसे समझेंगे? जी बिल्कुल, मज़ार अलग है, क्योंकि मज़ार जो होता है किसी शहीद के जो मर जाते हैं उनकी याद में बनाया जाता है, उनका एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है कि यहाँ पर ये दफन है, जिनको वो कहा जाता है कि उनकी अस्थियाँ वहाँ पर वो दफन की गई, उसको मज़ार कहते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर अल्लाह की इबादत किया जाता है, जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, बाकी जो भी उनका कार्यक्रम होता है। दरगाह वो होती है जो एक प्रतीक है, सिर्फ आदमी वहाँ जाता है दरगाह पे माथा टेकने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आता है। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप तो समझ गए होंगे।
अब बात आती है, फिर वही बात आती है कि प्रशासन ने वहां पर अगर सील कर दिया, तो मैं तो इस पर जो उसका स्वागत करता हूं प्रशासन का, कि कम से कम उन्होंने जो एक विपक्ष की एक साजिश थी दंगा कराने की, उस साजिश को नाकाम किया। और पूरी तरीके से आप देख लीजिए, देश में प्रदेश में जब भी कोई बात होती है, अभी आपने देखा था नोएडा में जिस तरीके से मजदूरों ने वहां पर विद्रोह किया, प्रदर्शन किया, आगजनी किया, तो बाद में यही निकला कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इसी तरह किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं पता चला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। यहाँ तक कि एनआरसी और सीए के विरोध में और उसमें प्रदर्शन में भी कहीं ना कहीं ये विपक्ष की पार्टियां जो हैं, इन्हीं लोगों का सहारा लेकर, क्योंकि यही इन्हीं लोगों के सहारे से उनकी सरकार बनती है। वाई फैक्टर समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है, और कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से जब से मुसलमान समाज जो जब से अलग हुआ अल्पसंख्यक समाज, तब से उनकी सत्ता चली गई है। मंथन नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा उनको इस्तेमाल करने का काम करेंगे। हमारे पड़ोस का जिला है आजमगढ़, जहाँ पर मुस्लिम बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको कहा जाता था कि आजमगढ़ के लोग आतंकवादी हैं, और आजमगढ़ के लोगों को किराए का मकान नहीं मिलता था। उनको कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे अपने ही देश में उनको रोजगार नहीं मिलता था कि नहीं भाई आजमगढ़ के आतंकवादी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में, तब से आप समझ सकते हैं कि आजमगढ़ का आज नागरिक जो है आज सीना तान के चल रहा है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से गुंडागर्दी, माफिया राज, जो वहां पर किंग कहे जाते थे, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो सलेम हो, चाहे जो भी हो, वहां पर जो अपराधी पैदा हुए तो उनको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और वहां के लोगों को सम्मान दिया। तो वो लोग जो है आज कम से कम अपने को गौरवान्वित करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आती तो हमको अपने ही देश में 2 दर्जे शमशी भाई, ये जो पासी राजाओं का इतिहास बताया जा रहा है, ये 5वीं ईस्वी 4वीं ईस्वी तक इसकी चीजें सामने आ रही। अवध गजेटियर में इसका जिक्र है। हम उसको तथ्य के साथ में ले रहे हैं। सूफी दरगाह एक शब्द बोला जा रहा है कि वो जो लोग हैं दावा जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं सूफी दरगाह है और कब्रिस्तान है। तो ये सूफी दरगाह और कब्रिस्तान, इसको अगर हम लेके बात करें तो ये निश्चित रूप से, अगर हम बात करें जब मुगल यहाँ आए और उन्होंने शासन किया किसी न किसी रूप में, आप सब में बहुत सारे लोग ऐसे जो कन्वर्टेड हैं। मुगल आए बाद में आए, तब कहाँ सूफी दरगाहें और तब कहाँ थी? तब तो यहाँ साम्राज्य दूसरा था, तो कहाँ से आ गए? तब तो इन सब चीजें कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो कॉन्सेप्ट उनकी आक्रांता होने के बाद उन्होंने अपनी चीजें स्थापित करने के लिए इन सब चीजों को दफनाया या कब्र बनाई या कब्रिस्तान बनाया या बहुत सारी चीजें। तब कहाँ था सनातन? तो सनातन दूसरी तरह से था। तो इसे तो आप एक नए तरह से ब्लो अप दे रहे हैं, देने की स्थिति की है। उनको उनके एक साम्राज्य को, उसको जो जब ये मुस्लिम्स का वो रहा है, एक टेन्योर रहा है, लंबे समय टेन्योर रहा है, कन्वर्जन का रहा है, आक्रांत रहा है, तहस नहस करने का रहा है, उसमें सब चीजें नई तरह से आई हैं। सूफी दरगाह, इस शब्द को विश्लेषित कर सकते हैं आप? सूफी दरगाह और दरगाह में क्या फर्क है? सूफी दरगाह, तो देखिए सूफी एक समाज है जो बीच की कड़ी कहा जाता है, कि जो बिल्कुल सेकुलर जिनको कहा जाता है, कि नॉर्मल होते टोपी लगाते हैं और वो मज़ारों पे जाते हैं। बाकी दूसरा समाज जो हमारा सुन्नी समाज जो है वो मज़ारों पे भी नहीं जाता, जिनको वहाबी कहा जाता है, वो उनसे भी दूरी बनाए। उनका कहना है कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के बाद कोई नहीं। लेकिन सूफी जो है बीच में एक नॉर्मल होते हैं, वो मज़ारों पर भी जाते हैं, दरगाहों पर भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल सबको मानते हैं। तो उसी वजह से जो है कि उन्होंने वहाँ पर सूफी मज़ार बना ली। लेकिन जो भाई साहब ने हमारे बहुत सही कहा कि जो पहले के शासक हुआ करते थे, वो जो है सिर्फ और सिर्फ लूट करने के लिए आते थे, चाहे वो मस्जिद दिखे चाहे मंदिर दिखे। हम तो दोनों को कहते हैं कि वो उनके अगर मस्जिद में भी, आप मानते हैं कि एक बुरा दौर था? बिल्कुल बुरा दौर था। अगर वो देखते थे कि मस्जिद के अंदर भी खजाना है तो मस्जिद को भी तोड़ने का काम उन्होंने किया। बहुत सी ऐसी मस्जिदें उदाहरण है कि जिनको जो है हमारे जो मुगल का उनकी पीरियड में जो उनको तोड़ने का काम किया, कि उनको पता चला कि इसके पास खजाना मिलेगा। अल्पसंख्यक जो मुसलमान बादशाह थे उनको भी मारने का काम किया। तो आक्रांता आते ही थे, इसीलिए क्योंकि भारत उस वक्त जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। इनको पता था कि यहाँ पर जो है खजाने भरे हुए, यहाँ पर बेशुमार दौलत है। तो इसी वजह से वो आते ही थे कि उनको जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ लूट मार करना था उनको जो है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके शासक प्रशासक उनकी सेना में जो है मुसलमान ज्यादा हुआ करते थे। मुगलों के साथ जो आते थे, जो बाहर से, ईरान से, तुरान से, अफगानिस्तान से, जब भी पाकिस्तान से जब भी ये आए तो उनके साथ जो है मुसलमान ज्यादा हुआ करते थे। तो उनको जो है मंदिरें दिखती थी, भाई तो सीधी सी बात है, भाई दूसरे समाज के लोग हैं तो उस पर कहीं ना कहीं हमला करेंगे। और आज जब मौका मिला हमको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आज कहीं ना कहीं जो सबूत मिलते हैं, बिना सबूत के देखिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा। और चाहे बाबरी मस्जिद की बात कर लिए, चाहे कहीं भी काशी मथुरा कहीं की बात भी कर लिए, तो जो सबूत जो है, सबूत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया जवाब अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया जवाब। और मैं आपके पास यही लेके आ रहा हूं, क्या अगर सबूत मिले तो ये मामला और गर्माएगा? और क्या इसमें आप कुछ देख रहे हैं भविष्य की राजनीति में कि इस मामले को लेकर क्या होगा? दंगा पंगा क्या क्या दिख रहे हैं आप? मैं दंगा आऊंगा, यदि भाजपा की सरकार तो दंगा तो नहीं होगा, एक बात से देखिए। हाँ, सवाल इस बात का है कि कोर्ट में मसला जाएगा और जाएगा ही, तो वहाँ से एक सर्वे होगा,
सर्वे के बाद सारी रिपोर्ट आएगी, उसमें साबित हो जाएगा कि ये पारसी समाज का किला है, ये मंदिर है, या दरगाह का औचित्य क्या है। दरगाह का एक दरगाह तो कोना है ना, नहीं, दरगाह और कब्रिस्तान दोनों का दावा कर रहे हैं। अब कब्रिस्तान तो कहीं भी विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मनुष्य का शरीर न गाड़ा गया हो। कब्रिस्तान कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति भारत की तो वक्फ बोर्ड के पास है। दानिश जी बताएंगे, वो तो वक्फ बोर्ड कहीं कह देगा कि शमशी भाई, ये एक सवाल है, क्या दरगाह, सूफी दरगाह और कब्रिस्तान एक स्थान पे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जहाँ पर मस्जिद है वहां पर भी कब्रिस्तान आपको मिलेगी, जहाँ पर इमाम बारगाह है वहां पर भी कब्रिस्तान आपको मिलेगी, जहाँ पर मस्जिद है वहां पर भी दरगाह वो कब्रिस्तान तो वो इलाका कहा जाता है कि जहाँ पर भाई मुसलमान समाज जहाँ पे रहता है, तो भाई दफन हो गए तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर जगह खाली है और उनके पुरखों ने यहाँ पर किसी न किसी को दफन किया, तो वो भी वहीं पर दफन करने का काम कर सकते हैं। तो कब्रिस्तान के लिए कोई शर्त नहीं कि कहाँ पर हो, कब्रिस्तान दरगाह और कब्रिस्तान क्या हो, एक जगह हो सकती है सर। लेकिन हमारे यहाँ मतलब हम लोगों का जो रिलीजन है उसमें इस चीज को लेकर थोड़ा फर्क है। हमारे यहाँ शमशान और मंदिर के स्थान पर नहीं होता। नहीं, शमशान में भी भगवान शंकर का होता है, ऐसा भगवान नहीं, शंकर का भगवान शंकर का होता है। लेकिन जब कब्रिस्तान की बात करते हैं तो जो यहाँ पर इतना चिल्लाते हैं लोग, माओ से तुंग ने चाइना में चाइना में खेती के लिए जगह नहीं बची थी जब कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ तो माओ से तुंग ने पहला काम किया कि सभी कब्रिस्तानों को जुतवा दिया और सब कृषि भूमि घोषित करा दिया। आज वहाँ पर वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो यदि आप इस तरह से आज यहाँ भी देखिए, लखनऊ में चाहे कहीं भी देखिए, ज़्यादातर पुरानी कब्रिस्तान में जगह नहीं है। आप पुराने लखनऊ में शिया संप्रदाय की स्थिति है कि 5-5, 10-10 वर्ष पहले से लोग अपने कब्र के लिए भुगतान करके, पैसा दे करके बुक करा रहे हैं। हयाती कब्र लिया जाता है कि आप अपने जीवन में ही जिंदा रहते ही जो है कब्र ले सकते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जमीन उनके पास है नहीं, लैंड है नहीं, आबादी बढ़ रही है भाई पूरे प्रदेश से, जहाँ समाज के लोग आके रह रहे हैं। तो जो पुरानी जगह थी वो अब जो है जगह कम पड़ रही है। भाई साहब बहुत सही करे, जैसे तालकटोरी करबला है, अशबाग की है, राजाजीपुरम की, ये सारी बड़ी करबलाएं जो है अब छोटी पड़ रही हैं। बल्कि अब ये हो रहा है, एक कब्र के अंदर जो है दूसरे को जो है दफन किया जा रहा है। उसके लिए क्राइटेरिया बना दिया कि कम से कम 15 साल 20 साल के पहले अगर कोई दफन है तो उसमें दूसरे को भी दफन किया जाए। गजब आशुतोष, ये सब भी सुनना था। लेकिन मैं आता हूं राम भाई, मैं आपके पास आया, वहां से जितना विश्लेषण लाया उसी के आधार पर सवाल ये है कि क्या सीलिंग की कार्रवाई से ये मसला रुका रहेगा या ये मसला आगे जाके रहेगा, मामला उठेगा, मामला न्यायालय तक जाएगा और इसमें फिर वही होगा जो प्रक्रिया अन्य जगहों पर हुई, उस प्रकार की अदालती कार्रवाई और फिर जांच और परख और फिर तथ्यों का निकालना, ये सब होगा। देखिए, जो आपने कहा कि सीलिंग इस समय जो हुई है, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। सरकार इतिहास के पन्नों में जाएगी और निश्चित है जो इतिहास दबा है हमारा उसको उकेरेगी, और जो इतिहास में सच और तथ्य होगा वो सामने निश्चित योगी सरकार में आएगा और हमें निश्चित है कि न्याय मिलेगा। इसलिए कि हम न्याय पे भरोसा करते हैं, न्याय प्रिय लोग हैं। और वहाँ कंसापासी का किला है और कंसापासी का ही साम्राज्य है, कंसापासी का ही मिलेगा, और भगवान शिव के वहाँ मंदिर और प्रतीक मिल रहे हैं, चिन्ह मिल रहे हैं। तो निश्चित है किस तरह से मिलेगा। जैसे अभी शमशी भाई ने कहा कि लोग पहले से भी हम मजार अपनी बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप अपनी आबादी पे कंट्रोल क्यों नहीं लगा रहे हैं। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो कृषि योग्य भूमि है, भारत की भूमि तो बढ़ नहीं रही है, आप जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। हमारे सनातन में हम दो हमारे दो, अभी श्री मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हमें जो है कि हम दो और हमें 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। आज जो बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी तरह से शमशी भाई उसमें नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान और बहुत नहीं, वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास जब जमीनें नहीं रहेगी तो आप कब्रिस्तान कहाँ बनाओगे। सवाल इस बात का है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कहने की बात है, लेकिन आज बहुसंख्यक हो गए हैं। जो कभी पाकिस्तान में हम लोगों की स्थिति क्या हो गई, आज वहां एकदम 0% पे हम लोग ला करके खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश में देखिए जिंदे जलाए जा रहे हैं, जितने हमारे दलित हिंदू भाई हैं, वही गति पाकिस्तान में हो गई है। आज हिंदुस्तान में अगर इन लोगों को, हम तो इनको बहुसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक नाम ही हटा देना चाहिए। जहां भी देख लीजिए इन लोगों का काम है जमीनों पे कब्जा करना, मजार बनाना, अगर उससे बाजना है तो कब्रिस्तान बनाना। इनको अपनी जनसंख्या पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि अल्पसंख्यकों की आबादी पे रोक लगनी चाहिए, तभी भारत का समुचित विकास होगा। मैं सवाल लेके जाता हूँ आशुतोष, फोकस करना। शमशी भाई,
क्या वास्तव में आप एक पढ़े लिखे विद्वान और जानकार आदमी हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर पा रहे हैं, हिम्मत कर पा रहे हैं सवाल की, क्या वास्तव में अल्पसंख्यक समाज जिसे कहा जाता है उनको भी तालीम और तरक्की के लिए संतुलन बनाने की जरूरत है जनसंख्या में? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। और आज का पढ़ा लिखा मुसलमान जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कहीं न कहीं जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। और हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी मुसलमान से अगर आज के दौर में आप पता करें जिसकी शादी कम से कम 15 साल पहले हुई हो या 20 साल पहले हुई हो, तो उसके 1-2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। हमारे भी 2 बच्चे भाई, हमारे जो भाई उनके भी 2 बच्चे, 5 भाई माशाअल्लाह हम लोग हैं, और पाँचों के जो है 2 बच्चे हैं, एक के जो है 3 हैं। बाकी सब हमारे यहाँ जो है इस तरीके से अब कम, क्योंकि अब जो है संसाधन कम होते जा रहे हैं। सबको पता है कि भाई घर छोटा होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो कहीं न कहीं अब जो है समाज को जागरूक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उनसे निवेदन किया जा रहा है लगातार कि भाई अपनी आबादी को जितना आप कम करेंगे उतना ही आप जो संसाधन का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है कहीं न कहीं भारत के विकास में योगदान करना है। और ये तभी हो सकता है जब हम जो है आबादी पर नियंत्रण कर सकें। तो अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये हमने मान लिया, लेकिन जैसे आपने बताया कि हमारे 2 बच्चे, भाई के 2 बच्चे, और भी बताया आपने सब ऐसे, तो अब पढ़े लिखे शब्द ही बोला आपने, तो क्या पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखों में इस चीज को लेकर अलग अलग विचार है? बिना पढ़े लिखे भाई जो जाहिल तबके के लोग हैं वो तो हमारे ख्याल से ना किसी धर्म की बात करते हैं ना उनको किसी, ये उनके यहाँ मनोरंजन होता है बच्चे पैदा करना। हैं? तो बिल्कुल बच्चे पैदा आप करना- अलग ही रील चला रहे हो, ये क्या बात हुई? मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये उनके लिए मनोरंजन की बात होती है कि थक हार के गए भाई, उनको पता नहीं, क्योंकि उनकी भी जिंदगी पंचर बनाते, ठेला चलाते, रिक्शा चलाते चल रही है। तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं तो भाई रिक्शा बच्चा पढ़ा होगा, हम रिक्शा दे देंगे और दूसरे रिक्शे वाले से अपने बच्चे की शादी कर देंगे। तो उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं, हमको चिंता है भाई, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमको पता है कि आने वाला समाज, हम पढ़े लिखे, हमको सरकार बता रही है, हमको किसी तरीके से आगे का भविष्य दिख रहा है। तो हमको पता है कि भाई हमारे जो है पिताजी ने हमको जो है 4 बच्चे दिए, तो 4 में परेशानी हुई। तो अब हमको जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों में कम से कम कमी करनी कि भाई जो हमारा 800 स्क्वायर फीट का मकान है, तो उसमें 2 बच्चों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 400 आएंगे, उनके बाद 2 बच्चे होंगे, तो पता नहीं आगे का वक्त कैसा है। तो इसलिए हम जो है पढ़ा लिखा समाज है, चाहे हमारा तो समाज सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप अगर ये सोच रहे हो 800 को हम डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा हमारे बच्चों की समाज, तो वो जो मान ही नहीं रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि मनोरंजन है बच्चे पैदा करना, तो उनका अगर 800 स्क्वायर फीट का है और गिनती लगा दी तो वो कैसे? उनके पास तो 800 का भी हमारे ख्याल से नहीं होगा, वो तो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना, इसीलिए तो उनकी सोच नहीं भाई, उनको जो है सोचना ही नहीं ना। वो तो भाई बच्चे पैदा कर, उनको पता है कि सड़क के किनारे हम रह रहे हैं, किसी के किराए के मकान में रह रहे हैं, कहीं पर हम जो है आश्रय लिए हुए, तो उनको पता है कि भाई हमने जिस तरीके से आश्रय लिया है उसी तरीके से हमारे बच्चे। सर बड़ा सवाल दे दिया इन्होंने, और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, एक जानकार होने के नाते, जो इन्होंने कहा है हम उसको बिल्कुल सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके लिए तो मनोरंजन है बच्चे पैदा करना। देखिए, एक बात जो बहुत सही कहा है, एक आज़ादी के बाद सोशल साइंस पर कोई रिसर्च ही नहीं हुई, एक तो बात में बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन सोशल साइकोलॉजी में एक किताब एमए में चलती थी सोशलॉजी की, उसमें एक चैप्टर था, बस्ती में एक गांव था, उस पर शोध हुआ था, हमें लगता है कि 1940 वो शोध है 1918-20 का के बीच का, वो आजादी से पहले का। हाँ, अंग्रेजी पीरियड में वो शोध हुआ था। तो बस्ती का एक गांव है, गांव का इस टाइम नाम मुझे नहीं आया, तो एमए में हमने पढ़ा था। तो उस गांव में बच्चे बहुत पैदा होते थे। तो शोध हुआ था, शोध की टीम गई थी, तो शोध की टीम ने इस चैप्टर में लिखा है कि शमशी साहब ने दूसरे रूप में कहा, लेकिन उसमें रिजल्ट यही आया, कुछ गांव में एक ट्रेन जाती थी 12 बजे और एक ट्रेन जाती थी 4 बजे, तो लोगों की नींद खुल जाती थी, और नींद खुल जाती थी, उसके अलावा मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था पति पत्नी के रिश्ते में, और बच्चे पैदा हो जाते थे। बहुत संतुलित ढंग से इस बात को सर ने कहा, और हम भी अपने दर्शकों का आदर करते हुए, लेकिन समस्या है तो सामने तो लानी पड़ती है और उस पर बात भी करनी पड़ती है। हमारा शब्दों का चयन संसदीय रहे, लेकिन समस्या तो समस्या, और अगर समस्या है, जनसंख्या वृद्धि समस्या है, और जनसंख्या वृद्धि में भी एक विशेष तबके में, जैसा उन्होंने कहा, तालीम न होने की वजह से ये समस्या बड़ी है, और उन्होंने मान लिया है कि हमें ऐसे ही जीवन यापन करना है, हम सड़क पर रह रहे हैं, बच्चे हमारे सड़क पर रह जाएंगे। तो सवाल तो बनता है अशोक सर, क्या भारत में अन्य समस्याएं जो बड़ी हैं उनके साथ इसको एक समस्या माना जाए, या कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, नहीं हमारी मर्जी, हमारा धर्म, हम चाहे जैसे करेंगे? धर्म तो दुनिया में है ना, वो धर्म भारत में अकेले तो वो धर्म है नहीं। दुनिया के देश हैं, जो गल्फ के बहुत सारे कंट्रीज हैं, या जो
पैगंबर साहब की अभी जो भी फॉलोइंग अभी मौजूद है, क्या उनके यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसी इस तरह से भीड़ की तरह से बच्चे पैदा किए गए हैं? ऐसा नहीं है। वो सब लोग बहुत व्यवस्थित हैं जो अभी शमशी जी कह रहे हैं या बातें निकल के आ रही हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ सर, मैंने लंबे हाँ, ये एक अच्छी बात है। हाँ। वहाँ पढ़ा हूँ, देखो मैंने अच्छी तरह देखा है। जो भी पढ़ लिख गया वह बहुत कुछ अलग तरह सोचता है। हालांकि उसमें भी एक समय आता है वो फेनेटिक होते हैं, एक समय आता है वो, लेकिन वो इंटरनेशनल है, गैंग है, वो काम करता है, उनको अपने साथ अट्रैक्ट करता है पढ़े लिखे लोग, ताकि वो उसको मोटिवेट कर सके। लेकिन जो एक तबका है जो अराजक जो वैसे है, देखिए ये बात आई कि 1700 लोग आए, उन्होंने इस देश में इस्लाम को फैलाया, तलवार के दम पे फैलाया, जो भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, सब दर्ज है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अतिरिक्त की जा रही हो। लेकिन ये बात भी आई है कि जो यहाँ कन्वर्जन हुए वो उन्होंने ज्यादा प्याज खाई है और उन्होंने फिर वो बार बार कहने का नमाज के लिए ज्यादा भाग रहे हैं या वो धर्म ज्यादा चिल्ला रहे हैं। लेकिन चीजें जो अभी बात आ रही थी कि इस देश को आप अपने घर को ही चलाइए, उसमें अगर शर्ट शमशी भाई ने जो सर बाइफरकेशन किया, उन्होंने कहा कि हमारे 2 बच्चे, हमारे भाई के 2 बच्चे, हमारे दूसरे भाई के 2 बच्चे, और उन्होंने कहा हम पढ़े लिखे, हम जानते हैं अपने बच्चों को आगे अच्छा जीवन देना है। तो उन्होंने कहा लेकिन उनके लिए बच्चे पैदा करना एक मनोरंजन है उनके। मनोरंजन तो क्या है एक्चुअली, वो सेक्स है, वो उनका मनोरंजन शब्द नहीं है। वो थोड़े से वैसे चले गए हैं, वो एक्चुअली सेक्स है। उठे शुरू हो गए, एक शब्द उससे भी बियॉन्ड जाता है, थोड़ा सा और आगे जाता है तो कभी भी महिला का पेट खाली नहीं रहना। सर इसमें इंसानियत कहाँ है? हाँ, तो इंसानियत की मानवता कहाँ है? इंसानियत और मानवता रही होती तो ये बहुत सारी अराजकता, आक्रांता या बहुत सारी चीजें, आतंकवाद, बहुत कितने सारे उसका आयाम है, बहुत सारे आयाम है। तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो समस्या ही हो रही है। उनको क्या मतलब है कि उन्हें मालूम है हम कहीं भी ट्रेन के कहीं भी जहां रह जाएंगे वहीं झोपड़ी डाल लेंगे, जैसे सही रह जाएंगे। उनको देखिए, जैसे अभी शमशी जी हैं या जिस जगह से मैं पढ़ करके आया हूँ, वहां लोगों को लगता है कि हमें अपने बच्चों को भी और अपने निजी जीवन में भी या अपने परिवारों का उठना बैठना एक लेवल हमें एक उनको लग रहा है जो हम 4 पड़ोस में और लोग हैं उनसे के बराबर या उनकी तरह से हो जाए। बेहतर जीवन शैली, बिल्कुल सही शब्द कह रहे हैं, बेहतर जीवन शैली के लिए वो प्रयास रहते हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दे रहे हैं। उनके साथ वह सब चीजें नहीं हो रही हैं जो एक मवाली तरह से या एक उग्रता तरीके से नहीं, बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं समाज के बीच में, कोई किसी तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीजें दोनों का है ना, एक ही समाज में 2 लोग हैं और 2 में एक चाहता है कि साला भीड़ हो तो और मालूम पड़ा विधानसभा जा घेर लो, एक होता है अपनी बातें यार प्रेस से कह दो, अपने विचार विमर्श कर लो, बहुत सारे तरीके से। हाँ, लेकिन वो इतना निम्न स्तरीय जीवन अगर जीने की स्थिति है वो कहा कि पेट तो क्या कर रहे हैं? देखिए ये शब्द है, शमशी पूछ लीजिए, मैं उसके ऊपर ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन एक है ना कि पेट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये तो उसके महिला के साथ भी वो नहीं, ये बिल्कुल मानवीय नहीं। खैर, अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं आशुतोष, क्योंकि हमें शो का क्लोजर वही करना है जो विवाद थे, जो मुश्किल है, लेकिन सवाल बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। तो मूल सवाल पे हम ये आते हैं कि ये जो स्थिति है कि वहां पर अगर कंसापासी का किला है, अगर बोला मैंने इसलिए कि मैं डिसाइड करने वाला कौन हूं, और फिर वहां पर वो दरगाह बनी और वहीं पर कब्रिस्तान बताया गया, और ऐसा कहीं संभल में भी इसी प्रकार का, ऐसा मथुरा में भी सामने आता इसी प्रकार का विवाद, ऐसा काशी में भी विवाद आता इसी प्रकार का, अयोध्या में भी इतने लंबे समय तक चला, हालांकि उसका न्यायालय से अब उसका फैसला हुआ और एक चीज हुई। तो ये जो स्थितियां थी तब भी और अब भी, तो क्या कोई विशेष मानसिकता, विशेष लोग या विशेष गैंग जानबूझकर हिंदू धार्मिक स्थलों या हिंदू विरासती स्थलों पे ही इस प्रकार की चीजें कर रहा है? भाई करने को तो खाली जमीन पे, ग्राम समाज की जमीन पे, नजूल की जमीन पे कहीं भी कर सकते थे, अगर करते, वो भी एक होता कब्जा, वो भी, लेकिन उसमें कम से कम एक धार्मिक विवाद की स्थिति तो ना बनती। देखिए, अगर वो जमीन कब्जा होगी वो निजी हो जाएगी, वो उसमें नहीं जाएगी, उससे कोई मैसेज नहीं जाएगा। कम्युनिटी का मैसेज देना है, रिलीजन का मैसेज देना है और ये भी दिखाना है कि हम ताकतवर हैं। ये सिर्फ इसके लिए हो रहा है। देखिए 1700 साल पुराने का स्थिति है ये, आज की स्थिति ने एएसआई जानती है, एएसआई को मालूम है, उनको अपने साथ व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। किले के सबकी स्थितियां रही होंगी, यहाँ आसपास जितने किलों का आपने उल्लेख किया सब कुछ है और कम्युनिटी का अपना कुछ है, तो वह भी उनके पास है सब। मतलब मानते कोई गैंग है, कुछ लोग हैं? नहीं, निश्चित है। और वो क्यों कर रहे हैं उनको, अब वैसे जो चीज देखिए, बंगाल को अभी हमने देखा है, बांग्लादेश को हमने देखा है, अफगानिस्तान को हमने देखा है, बहुत सारी चीजें जिनको दबे शब्द नहीं खुले शब्दों में जनता भी देख रही है। बिल्कुल ठीक है शमशी भाई, यही सवाल लेके मैं आपके पास आता हूँ। यदि स्थितियां बार बार इस प्रकार की अलग अलग स्थानों पर निकल रही हैं, तो क्या कोई विशेष मानसिकता, कुछ विशेष लोग या कुछ विशेष ताकतें
इसके पीछे अपनी प्लानिंग लेकर के हैं या ये सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, समान प्रक्रिया क्या भाई, अब जैसे वहाँ पे भी आपको पता चला ना कि पासी समाज के लोगों को पता चला भाई कि वहाँ पर उनका भी आना जाना था, तो उनको लगा कि भाई यहाँ पर जो है कंस पासी का उन्होंने कहीं से नक्शा निकाला होगा या कहीं से किताबों में पढ़ा होगा, और बाकायदा जब गजट में है, अवध के गजट में है, जब अवध के गजेटियर में है, नाम है। गजेटियर में जब है तो कहीं ना कहीं भाई उनके निशानात तो मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं उनके सबूत होंगे भाई कि उन्होंने किला बनाया, तो भाई किले की परिधि होगी, किले का जो है क्षेत्रफल होगा, किले का नक्शा होगा, तो उनको लगा होगा भाई, और उसके बाद उन्होंने अपना सबूत पेश किया है भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन है और न्यायालय और संविधान है। अब संविधान ने भाई इसको जो है, अभी तक तो एसआई का सर्वे का आदेश हुआ नहीं है, लेकिन ये कि यथास्थिति बनाने के लिए वहाँ पर ये कर दिया कि इसको सील कर दिया गया कि ना वहाँ पर पूजा होगी और ना वहाँ पर नमाज होगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई छेड़छाड़ किया जाए, अगर सबूत है तो सबूत मिटाने की कोशिश किया जाए, और सबूत नहीं है माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। सबूत नहीं है तो हो सकता है दूसरा पक्ष वहाँ सबूत बनाने की कोशिश करे। तो उन्होंने जो है बहुत समझदारी का काम किया। मैं प्रशासन का फिर से दोबारा से धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि वहाँ पर यथास्थिति बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो है मैंने कहा ना कि अभी जो चुनाव आने वाला है तो हो सकता है मेरे पास समय शमशी भाई कम है, आप बात पूरी कर लीजिए। बस इस वजह से है कि कहीं ना कहीं इसको जो है विपक्ष जो है मुद्दा बनाकर आग में घी डालने का काम करे, और यहाँ पर फिर से प्रदेश को जो है आग के हवाले करने का आग में घी डालने का काम। सर, मैं आपके पास ये चीज लेके आया, मेरा सवाल वहां से पूरी तरह उत्तरित नहीं हुआ। क्या कोई विशेष ताकत, विशेष गैंग, विशेष लोग हैं जो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देते हैं, हवा देते हैं कि धार्मिक स्थल पे ही जाके कुछ अपना मजार या दरगाह या बना? ये हमेशा दंगाई राजनीति का एक हिस्सा रहा है। पहले बड़े बड़े कांग्रेस के शासनकाल में जितने बड़े दंगे हुए, उनके पीछे देखिए कुछ नहीं, किसी मस्जिद में कुछ मांस का लोथड़ा फेंक दिया, मंदिर के पास फेंक दिया, और मांस का लोथड़ा किसका है किसी को पता नहीं होता था। इतने बड़े भागलपुर, मलियाना कांड, कितने बड़े बड़े दंगे, आज तक कोई किसी की रिपोर्ट नहीं है। उनके पीछे देखिए मानसिकता थे, और नहीं होती मानसिकता, ऐसा ग्रुप नहीं होता, लोगों की सोच नहीं होती कि रोटी पर थू देना किसी को, इससे क्या मिल जाता है? किसी पर कुछ फेंक देने से क्या तो मिल कुछ जाता है? कुछ बुरी ताकत है इसकी। तो वो है, वो ताकत ठीक है। बात है। मैं अंत में शो क्लोज करने के लिए मैं फिर राम हृदय भाई के पास आता हूँ, और अब मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वो ये है, ये बात क्लियर हो गई कि कुछ ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे। लेकिन योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, अब दंगा फसाद यहाँ इसकी स्थान है नहीं, नियंत्रित करेगी सरकार, चीजों को सोल्यूशन की तरफ ले जाएगी। सोल्यूशन कहाँ देखते हैं आप? सोल्यूशन कैसे इसका देखते हैं आप? क्या होना चाहिए? देखिए, सलूशन ये है कि भारत सनातन संस्कृति का देश रहा है, और पुरातत्व से लेकर सनातन से लेकर जब भी इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो हमारा देश अतिथि देव भव का रहा है। और हमारे जो मंदिर बने हैं, जो हमारे देवस्थान बने हैं, हमारी जमीनों पे, हमारी मातृभूमि पे और कब्जा किया गया है। ये बताइए, आप एक लखनऊ में जगह है, आप कठौता झील के आगे चले जाइए, आप 10 कदम बढ़ेंगे तो बोर्ड लगा हुआ कब्रिस्तान है, 10 कदम बढ़ेंगे बोर्ड लगा कब्रिस्तान है, और 100 200 की मीटर के एरिया में बोर्ड लगा कर दीवार बना करके कब्रिस्तान है। ये जमीनों पे कब्जा करने वाले आतताई लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, इनके नस्ल में है कि हमको भारत की भूमि पे, जमीनों पे, कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा करना है, और हमको आकर के यहाँ दंगा फसाद करना है, यहाँ का वातावरण माहौल खराब करना है, और अपनी इस्लामी हुकूमत को कायम करना है, और आने वाले 20 सालों 40 सालों के अंदर भारत पे हम लोगों का इस्लामीकरण करना। समाधान क्या है? समाधान यही है कि ये इनको अपनी हद में रहना पड़ेगा। मोदी योगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छे लोग भी तो हैं, शमशी आजाद जी की तरह लोग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। सवाल यह है कि बच्चा पैदा करना कोई मनोरंजन का काम नहीं, इनके यहाँ कहा जाता है अल्लाह की देन है। जब ये लोग बच्चा पैदा करते हैं तो कहते हैं अल्लाह की देन है। शमशी भाई नहीं मान रहे इस बात को, वो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी मानते हैं अपनी, हम जिम्मेदारी जानते हैं। शमशी भाई अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन मुस्लिमों में 90-99% जाहिल लोग हैं जो ये मानते हैं कि बच्चा पैदा करना अल्लाह की देन है, और हमको भारत की भूमि पे, हिंदुस्तान पे कब्जा करना है। आज इसी का नतीजा है कि आज कम से कम हमारे जो भी देवस्थल है, ये बताइए मोहम्मद गजनवी को क्या जरूरत थी हमारी सोमनाथ मंदिर को लूटने की? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंदर्य बहुत सवाल है आशुतोष, लेकिन जवाब समय देगा और जवाब व्यवस्था देगी। एक समय था, उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी जिसके मंत्री ने, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे वो, और भी कई विभाग थे उनके पास, पूरे प्रदेश में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने का आदेश दिया। बाउंड्री बनी, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनने लगी, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां दिखने लगी, सफेद सफेद पुताई वाली ईंटों के जाले वाली बाउंड्रियां।
और फिर पता नहीं वो बाउंड्रियां उन्हीं मंत्री जी के काम नहीं आई, उन्हीं की पार्टी के काम नहीं आई, उन्हीं की सरकार के काम नहीं आई और सरकार बदल गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो अगर कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां बनाने से राजनीतिक लाभ मिलना होता तो उस पार्टी को मिलता। बात समझने की है। अब हम तो इसको क्लियर नहीं कर सकते कि वहां पर कब्रिस्तान है, दरगाह है या कंसा पासी का किला है, लेकिन एएसआई, न्यायालय और भारत के सभी सक्षम संसाधन जैसे अन्य जगहों पर चीजें क्लियर करते हैं, यहां भी क्लियर करें। हाँ, एक बात जरूर हम चाहेंगे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, फसाद ना हो, कोई मुश्किलात ना हो, विरासत भी बनी रहे और मानवीयता भी, इंसानियत भी बनी रहे और आस्था का सम्मान भी। इसी शुभकामना के साथ आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए, हम विश्लेषण करेंगे ऐसे ही मुद्दों का लगातार। नमस्कार।